हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं स्टडी विद वैभव भैया। और आज हम बात करने वाले हैं आपका जो फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर है जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अगेन ये चैप्टर बात किस बारे में करता है, क्या इंपॉर्टेंट होल्ड करता है। अगर हम रिस्पेक्ट देखें विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री तो उसके बारे में हम धीरे धीरे करके जानेंगे। एनी फ्रैंक कौन थी, क्या किस तरीके से वो डायरी एंट्री जो है उनकी फाउंड आउट हुई, उनकी डेथ के बाद कैसे उसे पब्लिश किया गया, और कह सकते हैं वन ऑफ द रिनॉन्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है जिसे जो है क्या करते हैं एज अ होलोकॉस्ट विक्टिम के तौर पे एनी फ्रैंक को प्रेजेंट किया जाता है। और ये चैप्टर आपका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होल्ड करता है, आपके एग्जामिनेशन में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन तो ये आपके रहे एनी फ्रैंक। अब ये फोटो दिया गया उनका, कहते हैं दिस इज़ द फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। अगेन यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, शी वॉज डिस्क्राइबिंग दैट दिस इज़ अ फोटो जिस तरह वो हमेशा दिखना चाहती हैं, और मे बी कभी चांस मिले तो वो हॉलीवुड भी जाना चाहेंगी, वो जो है एक्टर भी बनना चाहेंगी, इस तरीके से एक्ट्रेस भी बनना चाहेंगी। ठीक है, अगेन तो ये इनके बारे में हम जानेंगे एनी फ्रैंक कौन थी। और आई होप सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन्स, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली राइटर कौन है, तो आपके राइटर इसकी एनी फ्रैंक ही है, क्योंकि ये जो है उनकी डायरी से जो चीज़ें ली गई हैं। तो डायरी एंट्री है तो राइटर, सीधी सी बात है, जिसने डायरी लिखी हुई है वही वो उसका राइटर होगा। तो बेसिकली अगेन बिफोर यू रीड में हम देखेंगे क्या चीज़ें हैं। कहता है एनालिज मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 February March 1945 was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in the Amsterdam during the German occupations of the Netherlands in World War II। अगेन कहते हैं एनालिज मैरी फ्रैंक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है 12 जून 1929 से लेके वो जिंदा रहती हैं 1945 तक। एक जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल जो कि ये डायरी एंट्री लिखती है या इस चीज़ों को लिखती है जब वो छुप रही होती हैं। कहाँ से? एक जर्मन एनेक्सेशन जो है वो जो अटैक कर रहे होते हैं ज्यूस लोगों के ऊपर, उससे वो छुप रही होती हैं नीदरलैंड के अंदर, बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। बेसिकली अगेन कहते हैं हर फैमिली हैव मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजी गेन्स पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड टू द नीदरलैंड। अब उनकी फैमिली है जो वो क्या करते हैं, नीदरलैंड मूव कर गए होते हैं, क्योंकि जर्मनी में सारे नाजी लोगों का कब्जा हो गया रहता है, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली वहाँ जाके कैप्चर हो जाती है, क्योंकि जर्मनी उसका जो है एक्सटेंड हो जाता है। जर्मनी जो आपकी कहाँ, नीदरलैंड तक वो पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं। कहते हैं एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड द फैमिली वेंट टू हाइडिंग इन जुलाई 1942 in hidden rooms in her father's Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was transported to a concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Franks. Again कहते हैं कि आफ्टर 2 years ऑफ हाइडिंग वो जो लोग क्या करते हैं, उनके फादर की जो ऑफिस में है, उनके फादर नीदरलैंड में रहते हैं पहले से, उनके फादर की ऑफिस में ये अपनी जान बचाते हुए छुपते हुए ही जो है वो वहाँ पे पकड़े जाते हैं। एक अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही जो है पर्सन के द्वारा धोखा करने की वजह से वो पकड़े जाते हैं, जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप लिया जाता है जहाँ पे बहुत सारी गंदगी, ठीक है, और बाकी चीज़ों की वजह से उनकी जो है सिस्टर की डेथ होती है, उसके बाद एनी फ्रैंक भी मर जाती हैं। हर फादर ओटो फ्रैंक द ओनली सर्वाइवर इन द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टरडम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड हर डायरी एंड हैड बीन सेव्ड। अगेन क्या होते हैं, द ओनली सर्वाइवर, उनकी फैमिली में सिर्फ उनके फादर बचते हैं, बाकी पूरी फैमिली उनकी क्या होती है, एवरीवन डाइड बेसिकली। एंड ऑन दैट द डे बेसिकली व्हेन एनी फ्रैंक वाज दे वर सेपरेटेड बेसिकली, वो उनसे प्रॉमिस लेती हैं कि वो उनके फादर से बेसिकली कि वो अपने फादर से कि उन्हें वो क्या करेंगे, डायरी को प्रोटेक्ट करेंगे, वो कैसे भी करके डायरी को ढूंढेंगे। तो वापस जब वॉर ख़त्म होता है तो उनके फादर वापस आते हैं नीदरलैंड और डायरी उनको मिलती है। कहते कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन द इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब जब उनको डायरी मिलती है तो ही फाउंड आउट दैट कि इस तरीके से उसे डायरी को लिखा गया है जैसे कोई मैच्योर पर्सन लिखा हो उस चीज़ों को, और इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि ये डायरी को क्या करेंगे, अंडर द नेम ऑफ इंग्लिश के अंदर पब्लिश कराएंगे द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से, ताकि दुनिया के बारे में हमारे एट्रोसिटीज़ हमने क्या सही है, हमने अत्याचार क्या सही हुए हैं, इन सारी चीज़ों को क्या है जो है इनके थ्रू लोगों को पता चले बेसिकली।
कहते हैं डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑन फॉर अ 13 बर्थडे एज एंड क्रॉनिकल्स ऑफ इवेंट फ्रॉम फॉर ऑफ लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। अब डायरी उनको कैसे मिली होती है? शी वॉज अ काइंड ऑफ गर्ल हु यूज टू लव टू राइट डायरी। तो उन्हें बर्थडे के ऊपर जो है 13 बर्थडे के में जो है डायरी ही मिली होती है। और उसके अंदर क्रॉनिकल्स है, मतलब डेट कहाँ से कहाँ तक है इवेंट्स की, जो कि आपकी होती है 12 जून 1942 से लेके लास्ट एंट्री होती है 1 अगस्त 1944 तक। डेट, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो इसके अंदर इतने टाइम का क्रॉनिकल्स होता है जो इन्फॉर्मेशन होती है। कहते हैं इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू द मेनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। अगेन कहते हैं कि ये क्या है, इवेंचुअली अपनी डच लैंग्वेज, जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उनसे उससे ट्रांसलेट होके बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है और ये बनती है पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रीड बुक। अगेन कहते हैं दे हैव बीन ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन्स, theatrical productions and even opera based on the diary, describing as the work of a mature, insightful mind, and the diary provides an intimate examination of daily life under the Nazi occupations. अगेन क्या कहते हैं, बहुत सारे फिल्म्स हो गए, टेलीविजन शोज हो गए, चाहे मूवीज़ हो गए, आपकी जो है फिल्म्स हुई, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर बनती हैं, उस डायरी के बेस्ड जो हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये डायरी क्या करती है, बहुत ही इंसाइटफुल माइंड द्वारा लिखी गई है, एक ऐसे पर्सन द्वारा लिखी गई है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगेन, और ये सारी चीज़ों के बारे में कह सकते हैं आप, ये डायरी बहुत ही इंटीमेट का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करती है जूइश पीपल के लाइफ को अंडर द नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान। ठीक है, कहते हैं एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ होलोकॉस्ट विक्टिम। और एनी फ्रैंक बनती हैं सबसे ज़्यादा बात की, वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड, बहुत ही जानी पहचानी, जो है जानी मानी, जो होलोकॉस्ट विक्टिम की तरह इनको पहचाना जाता है, लोग रिकोगनाइज करते हैं, होलोकॉस्ट के जो है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी क्या है, इन्हीं फ्रैंक के बारे में इंफॉर्मेशन है, जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इनके बारे में चैप्टर पढ़ेंगे, क्या इन्होंने लिखा है, तो उसके पहले इनके बारे में आप कॉन्टेक्स्ट रखना चाहिए कि कैसे एनी फ्रैंक सफ़र की, क्या उनकी लाइफ में हुआ, लास्ट में कैसे वो हाउ शी वॉज डाइड, हाउ शी डेड बेसिकली, टाइफस नाम की बीमारी से। ठीक है, देख सकते हैं बहुत खतरनाक बीमारी होती है बेसिकली। अगेन ये एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, जर्नल है, डायरी है, लॉग है, ठीक है, मेमोर है, इसमें क्या क्या है बेसिकली इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आप देखिएगा। अगेन स्टार्ट करें चैप्टर आपका, तो कहता है कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। Again, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. अब क्या कहती हैं कि डायरी में लिखना क्या बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस उनके लिए है, और उनके लिए, खासकर उनके जैसे बच्चे के लिए, क्योंकि ऐसा उन्हें लगता है कि ऐसा ना ही उन्होंने कुछ लिखा हुआ ऐसे पहले, और ना तो आज, ना तो वो ना या उनके अलावा कोई और पर्सन जो है, एक 13-year-old जो है बच्ची के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उसके थॉट्स हैं, इसके बारे में जानने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, ऐसा उन्हें लगता है। कहती ओ वेल इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। कहते बट इट डजंट इवन मैटर, इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। बेसिकली आई फील लाइक दैट आई हैव टू राइट डाउन द डायरी, आई हैव टू टेक ऑफ द थिंग्स फ्रॉम माई चेस्ट, जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, उसे मैं क्या कर सकती हूँ, आई हैव टू मेक रिटन डाउन इन अ डायरी, इन अ नोट, ताकि वो सारी चीज़ें, मेरा दिल का जो बोझ हल्का हो जाए। अब वो बच्ची के दिल पे कितना बड़ा बोझ है वो पता नहीं कि उसके बारे में। ठीक है, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं, क्या है, आप लोग क्या है, अभी से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली सोसाइटी ऐसी चेंज हो रही है। तो कह सकते हैं कि उस टाइम पे एनी फ्रैंक जो है वो जेंजी बच्ची थी, तो अभी के टाइम जैसी उनको क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग उनको फेस करनी पड़ रही है, हाइडिंग में भी इतना पड़ रहा है, छुप छुप के रहना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो डायरी में लिखती हैं, किसी से बात नहीं कर पाती हैं वो, और ये चीज़ें उनको तसल्ली देती हैं बेसिकली। कहती पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब कहती हैं क्या है कि पेपर के पास क्या है, लोगों को ज़्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि वो बातें सुनता है, वो बोर नहीं होता है। पेपर डजंट गेट बोर्स विथ यू बेसिकली फ्रॉम यू, एंड इट हैज़ मोर पेशेंस देन यू पीपल,
बिकॉज इट कैन लिसन यू, वट एवर यू वॉन्ट टू से टू द पेपर वो सुनेगा, वो जानेगा, वो बोर नहीं होगा आपसे। ऐसा वो सोचती हैं कब, जब वो चिन पे हाथ रखे, हाथ गाल पे हाथ रखे जो बैठी रहती हैं, इस डिसीजन में जो है असमंजस में पड़ी होती हैं कि बाहर जाएं खेलने या ना जाएं। कहती आई फाइनली स्टे वेयर आई वॉज बोर्डिंग, ठीक है, ब्रूडिंग एक्चुअली, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैक नोटबुक grandly referred to as diary unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। अगेन कहते हैं कि वो जो है वो ऐसा सोच रहती हैं, सोचती है वो घर में ही बैठी रहेंगी, वहीं पे जो है अपना इस तरीके से वो जो है थिंकिंग करते रहे, सोचती रहेंगी बैठ के, ठीक है। और कहती हैं कि और मुझे ऐसा लगता है पेपर जो है उसके पास है पेशेंस, और मैं ये डायरी कभी आज ना किसी कभी फ्यूचर में किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या लिखती हूँ इसके अंदर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। और कभी अगर मुझे कोई रियल फ्रेंड मिल जाता है जिससे मैं बातें अपनी कह पाऊँ, उससे भी इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है लोगों के से, ठीक है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा बिकॉज वेदर शी यूज टू फाइंड अ रियल फ्रेंड और नॉट, इट डजंट इवन मैटर, वो अभी तब भी मानेंगे कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है। कहते नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। लेकिन अब क्या है, इस पॉइंट पे आती हैं वो, इस प्रॉम्प्ट पे जो आ चुकी हैं, कंक्लूजन पे आ चुकी हैं कि जो है अब क्या है, उनके पास कोई असली दोस्त तो है नहीं, शी डजंट हैव एनी रियल फ्रेंड, तो इसलिए क्या है उनको डायरी को जो है फर्स्ट प्लेस पे रखना होगा, सबसे आगे रखना होगा, सबसे ऊपर रखना होगा डायरी को बेसिकली। अगेन कहते हैं, क्या कहती हैं, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have family, loving aunts and a good home. अगेन लेट मी, कहती है कि वो मुझे ज़्यादा क्लियरली बात करूँ, मैसेज से बात है कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि छोटी सी बच्ची 13 ईयर्स ओल्ड जो है बच्ची, वो क्या है, कंप्लीटली अलोन है, शी वॉज ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा। और कहती है वो है भी नहीं, उनके पास एक लविंग पेरेंट्स हैं, एक एल्डर सिस्टर है, उनसे ओल्डर सिस्टर है बेसिकली, एंड आपकी जो है बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, अराउंड 30 पीपल जिन्हें अपना वो दोस्त मानती हैं, प्लस लविंग आंट्स हैं और अच्छा सा घर है। नो ऑन द सर्फेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। कहते हैं सरफेस लेवल इट सीम्स लाइक आई हैव एवरीथिंग, लेकिन सिर्फ एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। आई डजंट हैव दैट, all I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. अब कहते हैं कि वो दोस्त के साथ होती हैं तो क्या करती हैं, वो बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ऑर्डिनरी थिंग्स, वही है खाना खाया कि नहीं खाया, होमवर्क कितना किया, कहाँ घूमने गए, ठीक है, किसने कौन सी जो है वेब सीरीज़ देखी, कौन सी कोरियन वेब सीरीज़ जान लिया उसने, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करती रहती हैं, ठीक है। वो अपने जो थॉट्स होते हैं, पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, वो नहीं कर पाते किसी के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग नहीं समझेंगे इन सारी बातों को। कहते वी डोंट सीम्स टू एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। अगेन कहती है ऐसा लगता है कि मैं उनसे क्लोज नहीं हो पाती हूँ, और ये मेरी ही गलती मुझे लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं लोगों से कन्फाइड नहीं कर पाती हूँ, लोगों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती हूँ बेसिकली। अगेन कन्फाइड दैट मीन्स अपनी पर्सनल चीज़ें लोगों को बता नहीं पाती हूँ। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. That's why I started the diary. अब कहती हैं कि अब इसी तरीके से क्या सारी चीज़ें हैं, और ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में देखने मुझे लगता है कभी बदलने वाली ये चीज़ें नहीं हैं, और इसीलिए that's the reason she used to start writing the diary. अब क्वेश्चन आ गया, why Annie Frank started writing diaries? Because she doesn't feels like she have a real friend. Again, you can give the certain examples given here. She feels like that whenever she was with her friends, they used to talk about ordinary things, everyday other things. She doesn't confide with them basically, and that's why she started that. And also she thought that paper has more patience than people. आप ये भी mention कर सकते हैं, and that's why she started to write diary. कहते to enhance the image of long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. Again, when she got the diary, कहती है कि I am waiting that diary as a long awaited friend whom I wanted to meet, जिससे मिलना चाहती हैं, बहुत ऐसे दोस्त से जिससे मिलना चाहती थी बहुत समय से, इसलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं लिखना चाहती डायरी के अंदर जैसा लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड
एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। लेकिन वो डायरी को क्या बनाएंगी, अपना दोस्त बनाएंगी और उसे नाम भी देती हैं, दैट वॉज किटी। नाम याद रखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरी, दैट वॉज किटी। ठीक है, उनकी डायरी का नाम रहता है। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम शी वॉज राइटिंग एनीथिंग एंड शी ऑल्सो थॉट दैट who would be interested in reading the musing of 13-year-old girl. That's what the answer. Next question, why does Annie wanted to keep a diary? Because she doesn't have any real friends whom she confide with. That's why she wanted to write a diary. Again, why did Annie thinks she could confide more in the diary than the people? Because she thought that the people will not understand her. They will doesn't have patience like paper. Paper used to have. वही paper have more patience than people. ये आप वहाँ पे बता सकते हैं। कहते हैं सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन आई वुड बेटर टू प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। अगेन वो कहती हैं कि अगर मैं अपनी स्टोरी डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दूं किटी के अंदर जो है किटी पे, तो वो लोग इस बातों को समझेंगे नहीं क्योंकि उनको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता होगा। इसलिए वो कहती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चीज़ें लिख रही हूँ। एक तरफ वो कह रही है कि मैं जो है लोगों को पढ़ने भी नहीं दूंगी, दूसरी तरफ कहती है कि अगर कोई पढ़ेगा तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो पूरी। ये कन्फ्यूज़ खुद ही है बेसिकली। ठीक है, तो वही कहती हैं दैट्स हाउ इट वॉज। कहती माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 35। अगेन कहते हैं उनके फादर जो सबसे अडोरेबल फादर है, लवेबल ही यूज्ड टू लव हिज डॉटर अलॉट एंड अगेन वो शादी नहीं करते हैं जबकि उनकी मदर 36 की और उनकी जो है जब तक वो 36 की नहीं हो जाते और उनकी मदर 25 की नहीं हो जाती। कहते माई सिस्टर मार्गरेट was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. अब उनकी सिस्टर शी वॉज बॉर्न इन जर्मनी फ्रैंकफर्ट इन 1926 और वो जो है एनी फ्रैंक का जो जन्म होता है वो 12 जून 1929 को होता है। कहती हैं आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. अब वो कहती हैं कि जब तक वो 4 साल की नहीं हो जाती हैं तब तक वो फ्रैंकफर्ट के अंदर रहती हैं क्योंकि उनके फादर जो होते हैं वो इन द सर्च ऑफ जॉब और एनीथिंग वो माइग्रेट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग जॉब के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है, बेटर एजुकेशन के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो वो भी उनके फादर भी हॉलैंड माइग्रेट कर गए होते हैं 1932 में। फिर कहते हैं माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू आर्केन टू स्टे विथ अवर ग्रैंड मदर। अब क्या होता है कि उसी टाइम पे जो है उनकी मदर भी सितंबर में उनके फादर को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और उनकी जो सिस्टर है मार्गरेट वो अपनी दादी के साथ जो है रहने के लिए दोनों लोगों को भेज दिया जाता है। कहते हैं मार्गरेट वेंट इन हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी when I was plunged down on the table as the birthday present for Margaret. अगेन कहती हैं कि क्या है, मार्गरेट वहाँ पे दिसंबर में जाती है। ठीक है, और जो है एनी फ्रैंक नेक्स्ट ईयर फरवरी में जाती हैं और उनको पटक दिया जाता है इस तरीके से। कैसे, एक जो है कह सकते हैं यहाँ पे रख दिया जाता है टेबल के ऊपर एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, क्योंकि मार्गरेट बोर हो रही होती है वहाँ पे। ठीक है, अकेले जाके, तो इन्हें वहाँ ले जाया जाता है कि जो है दोनों बहनें खेलेंगी आपस में साथ मिलके। कहते हैं आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन माई फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस बेसिकली द हेड मिस्ट्रेस। अगेन कहते हैं कि देर वॉज बेसिकली दे यूज टू लिव एट देयर फॉर अंटिल शी टर्न 6 year old। मॉन्टेसरी स्कूल में पहला स्टार्ट करती हैं अपनी पढ़ाई और वहाँ पे जो उनकी टीचर होती हैं वो मिसेस क्यूपरस होती हैं, जो हेड मिस्ट्रेस होती हैं बेसिकली। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर वी बोथ वेर इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अब कहती हैं कि साल के अंत में जब उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है तो हर कोई क्या होता है, आंखों में उनके आंसू होता है, क्योंकि दे वेर काइंड ऑफ फ्रेंड्स टू ईच अदर। वो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ पढ़ते लिखते अच्छे से हैं इस तरीके से, तो दोनों सबकी आंखों में आंसू होते हैं। कहते हैं इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration।
अब क्या होता है 1941 के समर में बेसिकली जून में पड़ता है उनका बर्थडे, तो उस टाइम ग्रैंडमा इनकी बीमार हो जाती हैं, तो इनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है बहुत ही हल्का फुल्का होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। कहती ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, बट शी डाइड इन 1942। अगले साल वो डेथ हो जाती है उनकी जनवरी में, और कहती हैं कि किसी को पता नहीं है मैं ग्रैंडमा को कितना मिस करती हूँ, कितना उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ इन 1942 was an intended to make up for the others and grandma's candle was lit along with the rest। अगेन कहती हैं कि जो है ये जो उनका नेक्स्ट बर्थडे आता है 1942 के अंदर, नेक्स्ट ईयर जो है ये बर्थडेज का जो है बाकी जितने बर्थडेज उन्होंने नहीं मनाए होते अच्छे से, या लास्ट बर्थडे जो उन्होंने अच्छे से नहीं मनाया होता है, ये कवर अप होता है उसके लिए सारे बर्थडेज का मिला के, और वो वहाँ पे अपनी ग्रैंडमा के लिए भी क्या करते हैं, अलग से कैंडल जो है लिटअप करते हैं। कहते हैं द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट्स ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डिक्टेशन ऑफ माई डायरी। अब कहती हैं कि ये जो है क्या करता है, ये चारों लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, दे वर डूइंग वेल बेसिकली, एंड कह सकते हैं आप किस तरीके से आज की डेट जो है आती है, ठीक है, जिनको वो कहती हैं कि जो है आज की डेट आई है जिसके बारे में हम आज डायरी के बारे में पढ़ेंगे, आज लिखेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आप कह सकते हैं कई बार आता है एक सोलेमन डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक फॉर्मल वे, एक नॉर्मल तरीका आप कह सकते हैं, ठीक है, फॉर्मली जो है मैं आज की डेट पे पहुंच रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं डायरी के बारे में अपने बताऊँगी, ठीक है, आज मैं डायरी क्या लिख रही हूँ। अब लिखती हैं, क्या लिखती हैं, सैटरडे जो है 20 जून 1942, क्या लिखती हैं, शी वॉज राइटिंग डियरेस्ट किटी, our entire class is quacking in boots. The reason of cause is the forthcoming meeting in which the teacher decides who will move up to the next form and who will to be kept back। अब कहती है क्लास क्या है, वो जम के शोर मचा रहे हैं, दम कायदे से हल्ला कर रहे हैं क्लास में बैठ के सारे, ठीक है, सारे बच्चे जितने हैं। अब रीज़न क्या है, क्योंकि आने वाली जो मीटिंग में टीचर डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सा बच्चा वो नेक्स्ट क्लास में पास होगा, वो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, और कौन सा नहीं जाएगा। कहते हैं हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जीएन एंड आई लाफ्ड अवर सेल्फ सीली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जैक, हु वर स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट्स। अब कहते हैं बच्चे बेट लगा रहे हैं कि तू पास होगा, मैं पास होऊंगा, तुम पास नहीं होगे, या वो पास नहीं होगा। और कहते हैं कि पीछे दो बच्चे बैठे हैं, सीएन और जैक, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी छुट्टियों की जो पैसे हैं सारे वो बेट पे लगा दिए हुए हैं इस बात पे। कहते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। अगेन पूरा दिन भर यही चलता रहता है, सुबह से शाम लेकर कि तुम पास होगे, कहते नहीं पास होगा, फिर कहते तुम पास होगे, कहते नहीं पास होंगे, दिन भर यही चलता रहता है, ठीक है। कहते हैं इवन जीज प्लीडिंग ग्लेंस एट माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। अगेन कहते हैं जीज प्लीडिंग ग्लेंस, और जो है इनका एंग्री आउटबर्स्ट मतलब इतने शोर मचाते हैं बच्चे कि जो जीएन है उसको प्रे करने के बाद, प्लीड करने के बाद भी, ठीक है, कि चुप हो जाओ, या फिर एनी फ्रैंक का गुस्सा करने के बाद भी कोई शांत नहीं होता है, सब ऐसे ही जो है हल्ला मचलते रहते क्लास में। कहता है इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। कहते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए, एनी फ्रैंक कहते हैं अगर मुझसे पूछा जाए तो ये आधी क्लास क्या है, आधी ज़्यादा क्लास जो गधे बैठे हैं सारे, ठीक है, सब गधे हैं यहाँ क्लास के अंदर, इनको तो ही रहना चाहिए, कहीं क्लास में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन टीचर का पता ही नहीं है किसको पास कर दें, किसको फेल कर दें, किसको क्या कर दें। टीचर क्या है, सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है टीचर आपके, ठीक है। एनी फ्रैंक कहती हैं ऐसा, कहती है आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट अंटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। कहती कि मुझे और मेरी दोस्त को और मुझे बारे में फ़िक्र नहीं है कि हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में मुझे फ़िक्र है, दैट वाज मैथ, और तब तक हम कर नहीं सकते कुछ, जब तक मार्क्स ना बताया जाएगा तब तक हमको बस यही करना है कि हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है हौसला बना के रखेंगे बेसिकली, ठीक है, डरेंगे नहीं हम। कहते हैं आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ माई ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women। Mr. Keesing, the old foggy who teaches math, was annoyed with me for ages because I talked so much। अब कहते हैं कि मैं जो है सारे टीचर्स के साथ क्या कहती है, इनकी दोस्ती अच्छी है, घुली मिली है अच्छे से, मतलब घुली मिली हुई है। 9 लोग हैं, 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women। और जो मिस्टर कीजिंग है
वो एक ओल्ड फौजी से, मतलब जो है एक ओल्ड फैशन आदमी जो कि पुराने ज़माने के कपड़े तरह पहनता है वो उस तरीके से, ठीक है, ओल्ड फैशन तरीके से रहता है, उसी तरीके से वो बिहेव करता है। एक ऐसा आदमी है जो मैथ्स पढ़ाते हैं हमें। वो हमेशा मेरे से क्या होता है, हमेशा अनॉयड रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लास में बात करती हूँ, हमेशा वो परेशान रहते हैं। कहते हैं आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। अब क्या कहते हैं, कहते हैं कि बहुत सारी वार्निंग के बाद उन्होंने मुझे क्या असाइन किया, होमवर्क असाइन किया कि जो तुम ऐसे लिख के लाओ किस सब्जेक्ट पे, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या है, एक ऐसा डब्बा जो चपड़ चपड़ करता रहता है दिन भर, ठीक है, उसके डब्बे के ऊपर क्या करो, उसके ऊपर तुम लेटर ऐसे लिख के लाओ बेसिकली। कहते हैं चैटर बॉक्स व्हाट यू कैन राइट अबाउट दैट, आई वुड नॉट वरी अबाउट दैट लेटर, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इनटू माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। अब क्या कहती है कि इसके बारे में क्या लिखूँ मैं, कौन सा ये बक्सा जो चपड़ चपड़ करता है, इसके बारे में इससे मैं क्या लिखूँ। ये ऐसा सोचते हुए अपने बुक को वो क्या करती हैं, टॉपिक को नोट करती हैं कॉपी में, बंद करके जो है बैग में रखती हैं, ठीक है, और ट्राई करती हैं शांत रहें आगे जाके। कहते हैं दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज, आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब कहती है कि मैंने सारा अपना होमवर्क कर लिया, ठीक है, तब मेरी ध्यान जाती है एसे के ऊपर। अब मैं सोचना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, अपनी पेन का कैप चबाते हुए। आप लोग भी जो है पढ़ते टाइम अभी भी कैप जो है चबा रहे होंगे बैठ के कुछ लोग, ठीक है, कॉपी लेके पेन लेके कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और पेन जो है मुंह में पड़ी हुई है। इस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी सोच रही है बैठ के कि इस पे क्या लिखा जाए बेसिकली अपने फाउंटेन पेन के साथ। कभी एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कहती है अगर बाकी कोई होता तो क्या करता, बड़े बड़े वर्ड्स लिखता और जो स्पेस देता बहुत सारे से और कुछ भी लिख के जो छोड़ देता ऐसे ही। लेकिन मैं अलग हूँ, मुझे क्या करना है, इस चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसा कन्विंसिंग ऐसे लिखना है जिससे दाव जो है उल्टा पड़ जाए, जो मुझे जो है चिढ़ाने के लिए वो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, चैटर बॉक्स बोला है, जो है ऐसा लिख के मैं एक प्रॉपर जेन्युइन आर्गूमेंट लिख के ले जाऊंगी मैं वहाँ पे, ठीक है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी and was satisfied. I argued that the talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. अब कहती क्या करती हैं, उनको आइडिया आता है, ठीक है, क्या आइडिया आता है कि वो क्या करती हैं, उस पर 3 पेज लिख डालती हैं। क्यों, बताने के लिए मिस्टर कीजिंग को कि जो है बात करना बच्चों की खूबी होती है, उनके ट्रेड्स हैं, वो आप बदल नहीं सकते इस तरीके को, इस चीज़ों को, ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, मतलब ये तुम एक्वायर्ड नहीं है, ये तुम्हारे इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं, ठीक है, बायो में पढ़ेंगे आप एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में। तो ये इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं तुम्हारे, ठीक है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकती हूँ इसके अलावा, बस कंट्रोल कर सकती हूँ मैं इसके अलावा, इसके लिए, ठीक है, और नहीं कुछ कर सकती हूँ। कहती बट दैट वुड आई नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ फॉर द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर एंड दैट देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब कहते हैं कि मैं जो है इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी आदत है, ठीक है, इस आदत के बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये जो मुझे बात करने का जो हैबिट मुझे मिला हुआ है ये मुझे मेरी मदर से मिला हुआ है बेसिकली, क्योंकि वो ऐसे ही बात करती रहती हैं और मुझसे भी ज़्यादा बात करती हैं। तो आप जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है जो माँ बाप से मिलते हैं उनको आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, तो बात करना तो जारी रहेगा सर, आप जो है पनिशमेंट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं मिस्टर कीजिंग हैज़ अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स but when I proceed to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. अब क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो है मिस्टर किसी उसके ऊपर हंसते हैं आर्गुमेंट के ऊपर, ठीक है। अब लेकिन अब वो एनी फ्रैंक लगता है कि जब सब ठीक हो गया, सर बात करो, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, और ये बात करना स्टार्ट करती है नेक्स्ट क्लास में ही। फिर मिस्टर किसिंग जो है नेक्स्ट एसे असाइन करते हैं जिसका नाम होता है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, कि ऐसा चबड़ चबड़ करने वाला बॉक्स जिसको आप ठीक नहीं कर सकते कुछ भी करके। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson he finally had enough. Any Frank, as punishment of talking in the class, write an essay entitled Quack 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 said Mistress Chatterbox. अब क्या होता है कि 2 क्लासेस तक दोबारा ऐसे लिखने के बाद जो है मिस्टर किसिंग कुछ नहीं बोलते हैं, कहते कोई बात नहीं बेटा कर ले बात तू, ठीक है। लेकिन जैसे ही 3rd मतलब तीसरे दिन परेशान हो जाते हैं वो, कहते रुक जाओ अगला तुम्हारा ऐसे मिलता है जिसका नाम क्या है, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स।
क्या बत्तख जैसा क्या क्वैक क्वैक करती रहती है, ऐसा मिस्टर चैटरबॉक्स हमेशा बोलती रहती है। ठीक है, कहते क्लास रोड आई हैड लाफ टू दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी बेसिकली कहते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। कहती हैं जो सबने हंसा, सब पूरी क्लास हंसने लगी, क्वैक क्वैक जो है इनको जो है चैटरबॉक्स बोला जा रहा है। ठीक है, सब हंस रहे हैं, एनी फ्रैंक भी हंस रही है। लेकिन अब कहते हैं कि जो मेरी ओरिजिनलिटी थी, ठीक है, मेरा जो कह सकते हैं कि जो मैं आइडियाज़ थे मेरे सारे चैटरबॉक्स के बारे में, वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब मेरे पास इसके बारे में ऊपर लिखने का कुछ भी नहीं मेरे पास है। कहते इट वॉज द टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, कि अब ऐसा मौका है कुछ ओरिजिनल बताया जाए, कुछ ओरिजिनल आर्गुमेंट रखा जाए इसके बारे में। ठीक है, कुछ और रखा जाए। कहते माई फ्रेंड सैनी who's good at poetry offered to help me to write the essay from the beginning to end in the verse and I jumped of joy। अब क्या कहती हैं कि एक उनकी दोस्त जिनका नाम क्या है, सैनी, ठीक है, अब वो क्या है, वो एक पोइट्री लिखने वाली हैं, जो कि कहती हैं वो ऐसे लिखने में हेल्प करेंगी एक प्रॉपर वर्स के फॉर्म में या पोएम के फॉर्म में, इस तरीके से। तो खुशी के मारे झूम उठती हैं। कहते मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी एंड विद द रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर दैट जोक वॉज ऑन हिम। क्या कहती हैं, अभी इनका प्लान खुरापाती चल रहा है कि मिस्टर कीजिंग मुझे पर जोक मार रहे हैं, मैं ऐसा ऐसे लिख के लाऊंगी कि जो है जोक जो है उनके ऊपर ही हो जाएगा, जोक जाके, ठीक है, मजाक उनके ऊपर हो जाएगा। कहता आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 babies duckling who were bitten to death by the father because they quacked too much। अगेन कहते हैं पोएम ख़त्म करती हैं, किसके बारे में है, जो है एक जो है मदर डक और एक फादर स्वान के बारे में, और 3 बच्चे उनके, ठीक है, बराबर। अब बेबी डकलिंग्स हैं, 3 बेबी डकलिंग, जो कि इनको फादर के द्वारा काट काट के जो है मार दिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं, ठीक है, शोर मचाते हैं, इसलिए उनको फादर के द्वारा जो है मार दिया जाता है काट के। Luckily, Mr. Keesing took it joke right way. He read the poem in the class, adding his own comments and to the several other classes as well। Again कहते हैं कि मिस्टर कीजिंग ने इस बात को, इस पोएम को बहुत ही लाइटली लिया, बहुत ही सपोर्टिंगली सपोर्ट किया कह सकते हैं आप, ठीक है, इस चीज़ को। उन्होंने इस जो है पोएम को पढ़ा, अपने कमेंट्स भी ऐड किए उसके ऊपर, और सिर्फ मेरी क्लास में ही नहीं, पूरे स्कूल में हर क्लासेस में जहाँ भी वो लेते थे, हर जगह उन्होंने ये पोएम जाके सुनाई, हर क्लासेस में। कहते हैं सिंस आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब क्या है, उसके बाद मिस्टर कीजिंग वो अलाउ कर देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम बात करो क्लास में, यू आर ब्रिलियंट, ठीक है, कुछ तो एक्स्ट्रा करके लाती हो, कुछ तो पढ़ती हो बेसिकली, ठीक है, यू आर डूइंग मेकिंग एफर्ट्स, तुम यहाँ जो है सिर्फ बदमाशी करने नहीं आ रही क्लास में, ठीक है। तो अब ना ही कोई एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता है, बात करने की परमिशन मिल जाती है। कहते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज। अब जो मिस्टर कीजिंग क्या है, पहले बहुत सीरियस हुआ करते थे, वो सारा कुछ क्या है चेंज हो चुका है। अब वो क्या करते हैं, जोक भी मारते हैं इस टाइम पे। और इस तरीके से योर्स एनी करके जो है आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा चैप्टर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेधड़क पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो, ठीक है। इट विल बी क्लियर्ड प्रॉपरली एंड विद इन टाइम लिमिट्स, ठीक है। आपको एक दिन के अंदर ही उस कमेंट का आंसर मिलेगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर, आई होप समझ आया होगा आपको। ओरल कॉम्प्रिहेंशन आप देख लीजिएगा इस तरीके से। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड देखते रहिए स्टडी विद वैभव भैया, ठीक है। अगेन मेरा नाम वैभव और आप देख रहे हैं स्टडी विद वैभव भैया। जय हिंद।